नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव आपके मध्य में एक नया मैथ का सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप पिछले तीनों क्लासों को निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे और आगे भी बने रहेंगे। दोस्तों अपन एसएससी जीडी के लिए मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। मैथ में पिछले 3 दिनों से नंबर सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं और संख्याओं का ज्ञान ले रहे हैं। दोस्तों पिछले कक्षाओं में संख्याओं का ज्ञान लिया और संख्याएं कितने प्रकार की होती है दोस्तों उनका अध्ययन किया। किस प्रकार से संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत संख्याओं का अध्ययन किया। फिर इनमें इनका स्थानीय मान, जाति मान के बारे में अध्ययन किया दोस्तों। और पिछले लास्ट क्लास में इन सभी संख्याओं के योग का अध्ययन किया दोस्तों। जैसे प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, सम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों वर्तमान कंपटीशन के अंदर संख्याओं के योग से हर एग्जाम में कोई किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए एसएससी जीडी के लिए क्लास नंबर 3 मुख्य क्लास होती है, क्योंकि दोस्तों उस क्लास में संख्याओं के योग, प्राकृत, सम, विषम और प्राकृत के या सम विषम के वर्गों के योग पे चर्चा की दोस्तों, घनों के योग पे चर्चा की दोस्तों। तो दोस्तों वह क्लास मुख्य है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप क्लास 3 देखने के बाद क्लास 4 में आए होंगे। तो मैं चलिए क्लास 3 का एक बार रिविजन कर लेते हैं दोस्तों पिछले दिनों से संख्याओं पर कार्य कर रहे हैं, अपन संख्याओं का ज्ञान ले रहे हैं। संख्याओं में मैंने बताया कि प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इन संख्याओं का अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों इन संख्याओं का अध्ययन कर लिया था। अब इन संख्याओं में योग के पिछली क्लास में देखा कि किस प्रकार से योग किया जाता है दोस्तों यदि प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या किसी गुणज वाली संख्या का यदि योग पूछा जाए दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला क्लास नंबर 3 में अध्ययन कर चुके हैं और इससे जिस प्रकार की क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों उन पर चर्चा कर ली है। दोस्तों मैंने इसका फॉर्मूला बताया था कि पदों की संख्या प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 होता है दोस्तों यहाँ n का मतलब है, n का क्या मतलब है, पदों की संख्या से मतलब है, पदों की संख्या से मतलब है, n का मतलब पदों की संख्या से है दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन ने समथिंग 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे दोस्तों। इससे ये प्राकृत या किसी प्राकृत संख्या का योग पूछे या सम संख्याओं का योग पूछे या विषम संख्या का योग पूछे या गुणज का योग पूछे, तो दोस्तों इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से सोल्व क्वेश्चन किए हैं। चलिए दोस्तों अगला फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में देखा कि कैसे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या था दोस्तों। वर्गों का योग का फॉर्मूला दोस्तों मैंने बताया था n+1 2n+1 अपॉन 2। दोस्तों ये प्राकृत संख्या के वर्गों के योग का है। यहाँ प्राकृत संख्या पूछे चाहे सम संख्या पूछे तो इस फॉर्मूले से होगा दोस्तों। यदि विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे दोस्तों, वर्गों का योग पूछे तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था दोस्तों n+1 n+2 अपॉन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 की जगह 6 आएगा और इसमें भी n+1 n+2 अपॉन 6 होगा दोस्तों यहाँ पे n से मतलब है कि पदों की संख्या से मतलब है पदों की संख्या। और यहाँ दोस्तों जब विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए तो उसमें n का मतलब होगा दिया हुआ अंतिम पद से है। दोस्तों यह बात याद रखने की है कि यदि प्राकृत या सम संख्या के वर्गों का योग पूछे तो n पदों की संख्या होगी, तो यदि विषम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछे दोस्तों तो n दिया हुआ अंतिम पद होगा दोस्तों। इन फॉर्मूलों पर अपन विस्तृत चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कल का एक फॉर्मूला और है उसकी तरफ चर्चा करते हैं दोस्तों। यदि किसी प्राकृत संख्या के घनों का योग पूछे दोस्तों, घनों के योग का फॉर्मूला था दोस्तों n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोस्तों प्राकृत संख्या के घनों के योग का फॉर्मूला है दोस्तों। इस फॉर्मूले पर भी अपन विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों अब तक जो भी पढ़ा है या नंबर सिस्टम में जो भी टाइप पढ़ने वाले हैं उनके क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आगामी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का अध्ययन अपन नंबर सिस्टम टॉपिक होने के बाद करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आज बात करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो पे अर्थात शून्यों की संख्या से आशय है दोस्तों। जैसे अपन 25 × 8 करते हैं दोस्तों, तो ये इसका आंसर 25 × 200 होता है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या से आशय है दोस्तों कि दाईं ओर कितनी शून्य की संख्या है दोस्तों। यहाँ पे जैसे अंत में
2 है, शून्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दाईं ओर कितने शून्य हैं दोस्तों? दोस्तों यदि इस प्रकार पूछा जाए 67 इंटू 3, दोस्तों इससे गुणा करने पर देखेंगे कि 201 होता है, 7 21, 2 और 6 18 और 2 20 हो गया दोस्तों। दोस्तों इसमें भी ऐसे तो इस संख्या में शून्य आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि दाईं ओर के शून्य ही काउंट होंगे, इसलिए इस प्रकार से शून्य नहीं बताना है दोस्तों। इस प्रकार से बताने पर क्वेश्चन गलत हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों शून्य कब बनता है, शून्य कब बनता है, कब बनता है दोस्तों। शून्य यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 होगा, इस 5 को यदि किसी सम संख्या के बारे में अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। सम संख्या क्या होती है? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से होगा वह संख्या सम संख्या होगी दोस्तों। जब भी इकाई का अंक किसी संख्या का इकाई का अंक 5 होगा दोस्तों, तो वह सम संख्या से गुणा होकर हमेशा 0 ही बनाएगा दोस्तों। जैसे 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बनेगा दोस्तों। इस 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो यह 10 होगा, तो इसका इकाई का अंक भी 0 होगा। 5 को 4 से इंटू करेंगे दोस्तों तो 20 बनाएगा, और इस 5 को 6 से इंटू करेंगे तो यह 30 बनाएगा दोस्तों, और इस 5 को 8 से इंटू करेंगे तो यह 40 बनाएगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार देखा कि जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 दिया गया हो और वह किसी सम संख्या से गुना हो रहा हो तो वह हमेशा शून्य बनाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे दोस्तों, जैसे यह श्रृंखला दी हुई है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 6 7 8 9 और 10। चलिए दोस्तों एक छोटी श्रृंखला से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यदि इसमें पूछा जाए कि आने वाले 5 के गुणक कितने हैं, 5 के गुणज कितने हैं इस श्रृंखला में, तो देखेंगे दोस्तों ये तो छोटी श्रृंखला दी हुई है दोस्तों, तो इसमें आसानी से बता सकते हैं। जैसे 5 का गुणज तो 1 ये हो गया, और 10 के में आएगा 1 5 इंटू 2, तो 5 का गुणज 1 यहाँ पे हो गया दोस्तों। इसलिए अपन इस श्रृंखला छोटी होने के कारण बता सकते हैं कि 2 होंगे। लेकिन यदि दोस्तों बड़ी श्रृंखला बता दी जाए तो उसमें किस प्रकार सोल्व करेंगे क्वेश्चन को वो देखते हैं दोस्तों 5 के गुणज में देखने के लिए इसमें जैसे ये 10 तक श्रृंखला दी हुई है दोस्तों, तो 10 के अंदर जिस संख्या का गुणज देखना है उसका भाग लग जाएगा दोस्तों, और वह भाग तब तक लगता जाएगा जब तक वह संख्या भाजक से छोटी नहीं हो जाती दोस्तों। इस प्रकार सीधा भी बता सकते हैं कि 1 से 10 तक की श्रृंखला में आने वाले 5 की संख्या 2 होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों इस प्रकार जैसे 2 के गुणज कितने हैं इस श्रृंखला में यह भी देख सकते हैं दोस्तों। 2 के गुणज देखने से आशय है कि जैसे छोटी श्रृंखला के कारण तो सीधा बता सकते हैं, लेकिन यदि बड़ी श्रृंखला आ जाती है दोस्तों तो उसमें नहीं बता सकते। उसके लिए यह तरीका ही बेस्ट रहेगा दोस्तों। जैसे इसमें 10 तक की श्रृंखला दी हुई है तो 10 में दोस्तों 2 का भाग लगेगा, 5 बच जाएगा दोस्तों, फिर 5 में 2 का भाग लगेगा तो यहाँ पे 2 दूना 4 2 बार चला जाएगा दोस्तों। तो 2 के गुणजों की संख्या दोस्तों 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएगी दोस्तों, 7 हो जाएगी 2 के गुणजों की संख्या। और 2 है जो भाजक से अभी बराबर ही आ रहा है दोस्तों, तो ये 2 से भाग लगेगा दोस्तों, और 1 और आ जाएगा तो 2 के गुणजों की संख्या दोस्तों टोटल हो जाएगी 8। 2 के गुणजों की संख्या 8 हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें देख भी सकते हैं कि कितने हो रही है। जैसे 1 2 का गुणज यहाँ पे है, 1 2 का गुणज ये होगा दोस्तों 2 गुना 2 4, यहाँ पे भी होगा 2 गुना 3, 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 दोस्तों, 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 5। चलिए दोस्तों अब 2 के गुणजों की संख्या गिनकर देखते हैं। 1 हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों। देखा कि किस प्रकार बड़ी आसानी से गुणजों की संख्या बता सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 3 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, 3 के गुणजों की संख्या कितनी होगी दी गई श्रृंखला में दोस्तों। उसी प्रकार सोल्व करते हैं कि यह श्रृंखला कहां से कहां तक दी हुई है। यह श्रृंखला 1 से 10 तक दी हुई है दोस्तों, तो 10 में उस संख्या का भाग देंगे जिसके गुणजों का संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। 10 में 3 का भाग देंगे दोस्तों, तो यह जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग भी लगेगा 1 बार दोस्तों, तो 3 के गुणजों की संख्या 4 हो जाएगी दोस्तों। चलो 3 के गुणज भी देख लेते हैं दोस्तों। 3 का गुणज तो 1 यहाँ पे है दोस्तों, 1 3 इंटू 2 6, 1 गुणज यहाँ पे आएगा, और 1 गुणज 3 इंटू 3 देखा। इस प्रकार देखा दोस्तों 3 के गुणजों की आने वाली संख्या भी 4 ही है दोस्तों। एक छोटी श्रृंखला लेकर अपन बड़े आसानी से समझ चुके हैं कि किस प्रकार गुणजों की संख्या ज्ञात की जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं कि आने वाले शून्यों की संख्या कितनी होगी। जैसे दोस्तों 125 इंटू 8 में आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी
दोस्तों 125 ये छोटा क्वेश्चन है, इसको बड़े आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। धीरे धीरे चलेंगे और अप लेवल करते हुए चलेंगे तो देखेंगे किस प्रकार शून्य की संख्या आएगी दोस्तों। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। 8 पंजी 40 होता है, शेष 4 बच जाएगा। 8 दूना 16, 16 और 4 20 की 0, शेष 2 बच जाएगा दोस्तों। 8 एकम 8 और 2 10 दोस्तों। इसमें देखा कि आने वाले शून्यों की संख्या 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार होगा। जैसे 5 की पावर 3 हो गया दोस्तों और 2 की पावर 3 हो गया, तो इसमें आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों। शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों। दोस्तों यदि इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो उसमें देखेंगे, मैंने बताया कि शून्य कब बनता है दोस्तों, जब किसी संख्या का इकाई 5 होगा और वह किसी सम संख्या से गुणा होगा, सम संख्या से गुणा होगा, तब ही शून्य बनता है दोस्तों। इसमें भी देखेंगे कि 5 और 3 के जिसके गुणनखंड सबसे कम होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी दोस्तों। तो लेकिन इसमें गुणनखंडों की संख्या 5 की भी 3 है दोस्तों और 2 की भी 3 है, तो यहाँ शून्यों की संख्या भी 3 हो जाएगी दोस्तों। यदि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो इसमें आने वाले शून्यों की संख्या दोस्तों 2 होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको कि यदि 5 और 2 के जिसके गुणनखंड न्यूनतम बार आएंगे दोस्तों, उसी प्रकार शून्य बनेंगे दोस्तों। जैसे इसमें 2 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो इसमें 2 के न्यूनतम गुणनखंड बन रहे हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ आने वाले शून्यों की संख्या 2 ही होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जब इस प्रकार श्रृंखला दी गई हो 1 3 5 7 गुणा डैश 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 19 तक शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या दोस्तों, अब यह श्रृंखला दी हुई है और इसमें बताना है शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों। मैंने अभी बताया कि शून्य कब बनता है, जैसे 5 को 2 सम संख्या से इंटू करने पे शून्य बनता है, लेकिन श्रृंखला को देखकर आपको पता होना चाहिए कि दी गई श्रृंखला एक विषम संख्या की श्रृंखला है। 1 3 5 7 9 दोस्तों, इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन कोई सम संख्या नहीं है, तो इसमें आने वाले शून्यों की संख्या भी दोस्तों 0 होगी, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि शून्य कब बनता है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 होगा और वह सम संख्या से गुना करेगा तब ही शून्य बनता है, अन्यथा शून्य कभी नहीं बनता दोस्तों। दी गई श्रृंखला विषम संख्या होने के कारण इसमें आने वाले शून्यों की संख्या भी शून्य ही होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 डैश 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 गुना 50 तक आने वाले शून्यों की संख्या बतानी है दोस्तों। वैसे तो यह आप देख सकते हैं कि यह सम संख्याओं की श्रृंखला दी हुई है, लेकिन दोस्तों देखेंगे कि यह गुणज वाली श्रृंखला है, तो इसमें किस प्रकार से शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं दोस्तों इसमें देखेंगे, जैसे यह 2 से 50 तक है श्रृंखला, तो इसमें n निकालेंगे तो n हो जाएगा। गुणज वाली संख्याओं के लिए यह तरीका लागू होता है दोस्तों, गुणज वाली संख्याओं के लिए तरीका लागू होता है। जैसे यह इसमें 2 की गुणज वाली संख्या है दोस्तों, तो 50 में इस गुणज का भाग लग जाएगा और यहाँ यह n आ जाएगा दोस्तों। फिर इस n आने में इस 25 संख्याएं हो जाएगी इस प्रकार। 25 संख्याओं में इसमें देखेंगे दोस्तों 2 का गुणज कम बार है या 5 का गुणज कम बार है, तो देख पा रहे हैं कि इसका 2 का गुणज तो हर संख्या में आ रहा है, 5 का गुणज न्यूनतम बार होगा दोस्तों, इसलिए इस संख्या में 5 का भाग लग जाएगा। 5 में 5 का भाग 25 में 5 बढ़ जाएगा दोस्तों, और 5 में 5 एकम 5, तो दोस्तों 2 से 50 तक आने वाली शून्यों की संख्या हो जाएगी 6। आने वाली शून्यों की संख्या इसमें होगी 6। चलिए दोस्तों इस प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार सोल्व होगा दोस्तों। जैसे क्वेश्चन ले लिया 4 × 8 × 12 × डैश 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 दोस्तों, यह 400 बार है, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों इस श्रृंखला को देखने पर पता चल रहा है कि है गुणज वाली श्रृंखला है, गुणज वाली श्रृंखला है। तो गुणज वाली श्रृंखला को सोल्व करना बताया है मैंने अभी। यहाँ n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम पद में गुणज वाली संख्या का भाग लग जाता है दोस्तों, जिससे वह संख्या निकल कर आ जाती है, अर्थात पदों की संख्या आ जाती है। तो यहाँ 100 पदों की संख्या है दोस्तों। इसमें देखेंगे कि 2 के गुणज न्यूनतम बार है या 5 के गुणज न्यूनतम बार है, तो देखें पा रहे हैं अपन की 5 के गुणज न्यूनतम बार होंगे इसमें, क्योंकि 2 का गुणज तो सभी संख्याओं में आ रहा है, तो इसमें भी दोस्तों 5 न्यूनतम बार होने के कारण 5 का भाग लगेगा, यह 20 पर चला जाएगा दोस्तों, और 20 में 5 का भाग लगेगा तो ये 4 पर चला जाएगा दोस्तों। तो 4 से 400 तक की श्रृंखला में आने वाले शून्यों की संख्या दोस्तों 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 1 गुना 2 गुना 3 गुना
4 गुना डैश डैश डैश, यह 30 तक दी हुई है। आने वाले शून्यों की संख्या बतानी है दोस्तों इसको भी उसी प्रकार सोल्व करते हैं और देखते हैं शून्यों की संख्या। इसमें अंतिम पद 30 है दोस्तों, और इसमें 2 और 5 का जो न्यूनतम गुणांक होगा उसका भाग लगेगा। जैसे इसमें 5 का गुणज न्यूनतम बार होगा दोस्तों, इसलिए इसमें 5 का भाग लगेगा। यहाँ आ जाएगा 6, फिर 6 भी भाजक से बड़ा है, इस कारण इसमें एक बार भाग और लगेगा, और 6 में 5 का भाग जाएगा एक बार। तो दोस्तों 1 से 30 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आने वाले शून्यों की संख्या 7 हो जाएगी दोस्तों इस प्रकार से अब किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बड़े से बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 गुना डैश डैश डैश, यदि 100 तक भी पूछा जाए तो अपन शून्यों की संख्या बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। शून्यों की संख्या क्या होगी पूछा जा रहा है दोस्तों, देखेंगे। मैं बार बार बता देना चाहता हूं आपको कि शून्य तभी बनेगा दोस्तों जब किसी संख्या का इकाई का अंक 5 होगा और वह तो किसी सम संख्या से गुणा होगा। और सम संख्या के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि सम संख्या वह संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से होगा, वही सम संख्या होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी जामा पहनाते हैं और सोल्व करते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं कि इसमें आने वाले 2 व 5 में से न्यूनतम गुणनखंड 5 के होंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ पदों की संख्या में भी 5 का भाग लगेगा दोस्तों, यह जाएगा 20 बार, और 20 में भी 5 का भाग लगेगा, यह जाएगा 4 बार। तो आने वाले शून्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 24, अर्थात 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आने वाले शून्यों की संख्या दोस्तों 24 हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे 1 से 1000 तक संख्याओं को गुणा करने पर आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी ये बताना है दोस्तों कि 1 से 1000 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी। 1 से 1000 तक आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों। इस श्रृंखला में भी देखने पर पाएंगे कि 2 के गुणनखंड तो अधिकतम होंगे और 5 के गुणनखंड न्यूनतम होंगे, क्योंकि 2 का गुणनखंड तो प्रत्येक दूसरी संख्या में आ रहा होगा और 5 का गुणनखंड प्रत्येक 5वीं संख्या में आएगा, इसलिए 5 के गुणनखंड न्यूनतम होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें पदों की संख्या है 1000 और आने वाले न्यूनतम गुणनखंड 5 के होंगे, तो इसमें 5 का भाग लगेगा दोस्तों, और यह हो जाएगा 200 बार जाएगा। 200 में 5 का भाग देंगे दोस्तों तो 5 चौका 20, 40 पर जाएगा। 40 में 5 का भाग लगेगा, 5 अट्ठे 40 होता है दोस्तों, और 8 में भी एक बार भाग लगेगा 5 का, तो 5 एकम 5 जाएगा दोस्तों इन सभी का योग कर लेंगे। इन सभी का योग होगा 240 48 49, 249 योग हो गया 249 ही दोस्तों। जब 1 से 1000 तक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो अंत में आने वाले शून्यों की संख्या 249 होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया है, जैसे 101 से 101 गुणा 102 गुणा 103 गुणा डैश 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 500 तक आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों। यह शून्यों की संख्या का अप लेवल है और इसको चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक अपन ने जो भी सोल्व क्वेश्चन किया उसमें 1 से स्टार्ट होकर अंत तक जारी थी और इसमें मध्य से पूछा गया है दोस्तों, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से भी घबराना नहीं है दोस्तों। और जैसे पिछले क्लास में क्वेश्चनों को सोल्व करते आए हैं उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी जामा पहनाते हैं और सोल्व करते हैं दोस्तों। जैसे इसको पिछले क्लास में सोल्व किया उस प्रकार इसको भी 1 से 500 तक संख्याओं के गुणनफल के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या में से, और यह 101 से श्रृंखला स्टार्ट हो रही है दोस्तों, तो 1 से 100 तक आने वाले 1 से 100 तक के संख्याओं के गुणनफल के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या घटा देंगे 1 से 500 तक आने वाली शून्यों की संख्या से। चलिए दोस्तों इस प्रकार से अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ आने वाले पदों की संख्या 500 है और इसमें देखेंगे दोस्तों कि 5 का गुणज न्यूनतम बार होगा, तो इसमें 5 का भाग लग जाएगा दोस्तों 100 बार। 100 में भाग लगेगा 5 का 20 बार, और 20 में 5 का भाग लगेगा दोस्तों 4 बार। तो 1 से 50 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या दोस्तों 124 हो चुकी। इसमें से 1 से 100 तक आने वाली संख्याओं में से घटा देंगे दोस्तों। इसमें 1 से 100 तक में पदों की संख्या है 100, इसमें भी 5 का भाग लगेगा दोस्तों। 5 दूना 10, 20 में 5 का भाग लगेगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 1 से 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आने वाले शून्यों की संख्या 24 हो चुकी दोस्तों। तो 124 में से 24 घटा देंगे दोस्तों, तो जो शेष बचेगा 100 बच रहा है, तो 100 नंबर ऑफ 100 हो गया। तो यहाँ श्रृंखला 101 से स्टार्ट होकर 500 तक आने वाले गुणनफल में आने वाली
शून्यों की संख्या 100 हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले तरीके की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल से आज से दोस्तों, जैसे ये 2 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल में भी दोस्तों इसके 2 चिन्ह दिए जाते हैं। एक तो होता है इस प्रकार फैक्टोरियल लिखा जाता है, एक फैक्टोरियल इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। तो इसका फैक्टोरियल से आज से है दोस्तों, जैसे जो भी संख्या फैक्टोरियल में दी गई हो उससे छोटी सभी संख्याओं के गुणनफल से आज से है दोस्तों फैक्टोरियल का। जैसे फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 इंटू 1 अर्थात 2, और फैक्टोरियल 3 का मान होता है दोस्तों 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 6। फैक्टोरियल 4 का मान होता है दोस्तों 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। दोस्तों देख पा रहे हैं कि मैंने बताया अभी कि फैक्टोरियल से क्या आशय होता है। जैसे दोस्तों, जैसे फैक्टोरियल में कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे दोस्तों 10 दी गई है, फैक्टोरियल 10 का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो 10 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी उनको आपस में गुणा कर दिया जाएगा दोस्तों, तो वह फैक्टोरियल का मान होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो यह है 5 से छोटी सभी संख्याओं का गुणनफल ही फैक्टोरियल का मान होगा दोस्तों। जैसे 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 को 1 से इंटू करेंगे तो 120। दोस्तों इस प्रकार फैक्टोरियल का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब फैक्टोरियल से संबंधित आने वाले क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं कि फैक्टोरियल 100 में आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस प्रकार लैंग्वेज में यदि क्वेश्चन आए तो उससे घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार श्रृंखला में बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह श्रृंखला जैसे 100 से छोटी सभी संख्याओं का गुणनफल है। यहाँ 98 हो जाएगा गुणा डैश डैश डैश, यह 1 तक जाएगा दोस्तों। तो इसमें आने वाले शून्यों की संख्या बतानी है दोस्तों, तो इसमें भी देखेंगे कि पदों की संख्या 100 है, और इस श्रृंखला में देखेंगे दोस्तों कि न्यूनतम गुणनखंड 2 के हैं या 5 के हैं। तो इसको देखने पर पता चलता है कि 5 के गुणनखंड ही न्यूनतम बार होंगे, क्योंकि 2 का गुणनखंड तो प्रत्येक दूसरी संख्या में आ रहा है, जबकि 5 का गुणनफल प्रत्येक 5वीं संख्या के बाद आएगा। तो आने वाले न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों 5 की होगी। तो इसमें 100 में 5 का भाग लगेगा दोस्तों 20 बार, और 20 में 5 का भाग लगेगा दोस्तों 4 बार। तो फैक्टोरियल 100 में आने वाली शून्यों की संख्या दोस्तों 24 हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों फैक्टोरियल में यदि 1000 फैक्टोरियल का भी दे दे और पूछ ले कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो इसको भी बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। जैसे 1000 से आज से इसको श्रृंखला में बना लेंगे, 1999 गुणा 998 गुणा डैश 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 3 गुणा 2 गुणा 1। दोस्तों इस प्रकार श्रृंखला में बनाने के बाद यह क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है, और इस पर अभी विस्तृत चर्चा चल रही है पिछली क्लास से दोस्तों। इसमें पदों की संख्या देख के पता चल रहा है 1000 है, इसमें आने वाले न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या भी 5 होगी दोस्तों। तो 1000 में 5 का भाग लगेगा दोस्तों 200 बार, 200 में 5 का भाग लगेगा दोस्तों 40 बार, 40 में 5 का भाग लगेगा दोस्तों 8 बार, और 8 में भी 5 का भाग लगेगा दोस्तों 1 बार। तो 1000 फैक्टोरियल में आने वाले शून्यों की संख्या हो जाएगी 240, 48, 1 49। शून्यों की संख्या हो गई 249 दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फैक्टोरियल पर और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि 1000 प्लस 100 किया जाए तो आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यह एक छोटा क्वेश्चन है, और इस छोटे क्वेश्चन से अपन धीरे धीरे लेवल अप करके बड़े क्वेश्चन की ओर चलते जा रहे हैं। तो इसमें भी देखते हैं दोस्तों, जैसे जोड़ा जाए इसमें 1000 में आने वाले शून्यों की संख्या, 1000 और 100 को जोड़ें तो आने वाली शून्यों की संख्या क्या होगी दोस्तों 0 0 1 0। दोस्तों इसमें देखा कि दोस्तों इसमें ऑप्शन में दिया होता है जैसे आने वाली शून्यों की संख्या 2 3 5 इस प्रकार दिया जाता है, और अपन देखकर बता देते हैं सीधे ही कि इसमें आने वाली शून्यों की संख्या 5 होगी। लेकिन दोस्तों यह गलत है, इसमें आने वाली शून्यों की संख्या 2 ही होगी, क्योंकि जोड़ने पर जिस संख्या में न्यूनतम शून्य होंगे तो वही संख्या काउंट की जाएगी शून्यों की संख्या में। दोस्तों इसमें देखा जैसे इसमें तो शून्यों की संख्या 3 है, शून्यों की संख्या 3 में शून्यों की संख्या 2 जोड़ी जाएगी तो आने वाले शून्यों की संख्या 2 ही होगी दोस्तों, क्योंकि न्यूनतम शून्य ही मान्य होता है, क्योंकि न्यूनतम के बाद में तो अंक आने आरंभ हो जाते हैं दोस्तों। जैसे इसमें 1 आ गया, आगे भी 1 आ गया, तो इस प्रकार आने वाली शून्य की संख्या इस क्वेश्चन में 2 होगी। चलिए दोस्तों थोड़ा लेवल अप करते हैं और देखते हैं कि आने वाले शून्य की संख्या क्या होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल में आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं और सोल्व करते हैं कि फैक्टोरियल 100
फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या निकाल लेंगे पहले। 20, 20 में 5 का भाग लगेगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 5 के 20, तो 100 में शून्यों की संख्या होगी 24। और इधर 200 में शून्यों की संख्या निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें भी 5 का भाग लगेगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड ही न्यूनतम होगा इसमें दोस्तों। 200 में 5 का भाग जाएगा 40 बार, 40 में 5 का भाग जाएगा दोस्तों 8 बार, 8 में 5 का भाग जाएगा दोस्तों 1 बार। तो दोस्तों 200 में आने वाले शून्यों की संख्या हो गई दोस्तों 49। तो दोस्तों अब एक तरफ 24 शून्य है और एक तरफ 49 शून्य है, तो दोस्तों टोटल जो आंसर में आने वाले शून्यों की संख्या हमेशा न्यूनतम शून्यों की संख्या ही काउंट की जाएगी, अर्थात फैक्टोरियल 100 में फैक्टोरियल 200 को जोड़ा जाता है तो उससे आने वाली शून्यों की संख्या 24 हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शून्यों की संख्या पर बात कर चुके कि किस प्रकार श्रृंखला के शून्य, यदि श्रृंखला दी गई हो और शून्यों की संख्या पूछे, या सम श्रृंखला दी गई हो शून्यों की संख्या पूछे, और विषम श्रृंखला दी गई हो शून्यों की संख्या पूछे, अपन फैक्टोरियल पर भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब नए टाइप की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों नया टाइप है, नया टाइप की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं दोस्तों, अपन जो गिनती लिखते हैं उसमें 1 अंक वाली भी कुछ संख्या होती है, 2 अंक वाली भी संख्या होती है और 3 अंक वाली भी संख्या होती है। 3 अंक वाली, 2 अंक वाली और 1 अंक वाली संख्या से आशय दोस्तों जिस प्रकार गिनती लिखी जाती है 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9। दोस्तों यह 1 अंक वाली संख्या है और 10 से स्टार्ट होकर दोस्तों 99 तक ये 2 अंक वाली संख्या है, और 100 से स्टार्ट होकर 999 तक संख्या है 3 अंक वाली संख्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है और 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है। 1 अंक वाली संख्या दोस्तों, 1 अंक वाली संख्या 9 होती है, जो 1 से स्टार्ट होकर दोस्तों 9 तक होती है, और 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या दोस्तों 90 होती है, जो 10 से स्टार्ट होकर दोस्तों 99 तक होती है, 99 तक होती है। 3 अंक वाली संख्या इसी प्रकार दोस्तों 900 होती है, जो 3 अंक वाली न्यूनतम, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या 100 होती है और मैक्सिमम संख्या 999 होती है दोस्तों। इसी प्रकार 4 अंक वाली संख्या भी बता सकते हैं दोस्तों। संख्या 4 अंक वाली संख्या 9000 होती है, जो 1000 से स्टार्ट होकर 9999 तक होती है दोस्तों। इस प्रकार कितने भी अंकों की संख्या बड़े ही आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। देख पा रहे हैं कि यह एक प्रकार से श्रृंखला बनती जा रही है। जैसे 1 अंक वाली संख्या 9 हो गई, 2 अंक वाली संख्या 9 तो आएगा ही और एक 0 लग जाएगी दोस्तों। दो अंक वाली पूछे तो एक हम 0 लगा देते हैं और 9 चलता जाता है दोस्तों। जैसे 3 अंक वाली संख्या पूछ रहा है तो 9 तो आएगा ही, इसमें 2 0 लग जाएगी। 4 अंक वाली में 9 तो आएगा, 3 आ जाएगी। इसी प्रकार अपन बड़ी से बड़ी जैसे 8 अंक वाली संख्या पूछे कितनी होती है तो 9 तो आएगा ही दोस्तों, और यहाँ 7 0 आ जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार बता सकते हैं कितनी होगी दोस्तों। इस प्रकार हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 अंक वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी। 1 अंक वाली न्यूनतम संख्या होगी दोस्तों 1 और अधिकतम संख्या होगी 9। इसी प्रकार 2 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 10 और अधिकतम संख्या होती है 99। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 100 दोस्तों, और अधिकतम संख्या होती है 3 अंकों की 999। इसी प्रकार 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है दोस्तों 9999। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में आने वाली संख्याओं की, आने वाली संख्याएं कितनी है, आने वाली संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है दोस्तों। देखेंगे 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई है तो इसमें तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में 100 संख्याएं होगी। लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाए, जैसे 51 से 120 तक की गिनती में कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं दोस्तों। पिछले क्वेश्चन में देखा कि 1 से 50 तक पूछा हुआ था, क्योंकि वह 1 से स्टार्ट होकर 100 तक पूछ लिया। इसमें मध्य से पूछा है, तो चलिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं दोस्तों। इसमें मैक्सिमम नंबर ले लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, जो छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या दी गई होगी उसका एक पीछे वाली संख्या घटा देंगे, या उसमें एक कम करके मैक्सिमम संख्या में से घटा देंगे दोस्तों। तो जो मान प्राप्त होगा वह ही संख्या होगी दोस्तों। जैसे 120 में से 50 चला जाएगा तो 70 आएगा दोस्तों। 51 से 120 तक की गिनती में एक 70 संख्याओं का उपयोग किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 से 100 तक गिनती, 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का उपयोग किया गया है, अंकों का उपयोग किया गया है
दोस्तों 1 से 100 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों का उपयोग किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो देखेंगे कि 1 से 100 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का उपयोग किया गया है, जिसे एक अंक वाली संख्या कितनी होती है, 9 होती है। और 2 अंक वाली संख्याओं का उपयोग यहाँ 90 का किया गया है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है 2 अंकों की संख्या होती है 90। इसमें 3 अंक की संख्या का भी उपयोग किया गया है दोस्तों, जो कितनी है 100 का उपयोग किया गया है केवल। तो एक ही 3 अंक की संख्या का उपयोग किया गया है दोस्तों। यहाँ देखेंगे कि 9 संख्याओं 1 अंक वाली संख्या है, जबकि 90 संख्या है जो 2 अंक वाली है, और एक संख्या 3 अंक वाली है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 से 9 तक गिनती लिखते समय 9 अंकों का उपयोग किया गया है, और 10 से 99 तक की गिनती लिखते समय 180 अंकों का उपयोग किया गया है दोस्तों, और 100 है जो 3 अंकों का है दोस्तों। इस प्रकार देख रहे हैं कि इन टोटल 189, 90, 91, 92, 192 अंकों का उपयोग किया गया है दोस्तों 1 से 100 तक गिनती लिखने में यहाँ 192 का उपयोग 192 अंकों का उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे नए क्वेश्चन। जैसे इसमें पूछा गया है कि 1 से 300 तक गिनती लिखने में कितने अंकों का उपयोग किया गया है, कितने अंकों का उपयोग किया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सोल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे कि एक अंक वाली कितनी संख्या होती है दोस्तों, 9। और 2 अंक वाली कितनी संख्या होती है दोस्तों, 90। और 3 अंक वाली संख्या देखेंगे दोस्तों इसमें। तो मैंने अभी 1-2 क्वेश्चन पहले ही एक क्वेश्चन सोल्व करा है दोस्तों। जैसे 3 अंक वाली संख्या दोस्तों 100 से आरंभ होती है, और इसमें 300 तक दिया हुआ है। तो अपन देखेंगे कि 100 से 300 तक कितनी संख्याएं आएगी। तो मैंने सोल्व करने का तरीका बताया है अभी दोस्तों, कि मैक्सिमम नंबर माइनस 100, मिनिमम नंबर -1। तो दोस्तों इसमें से 99 घटाएंगे दोस्तों, तो अपने पास 201 आ जाएगा दोस्तों। तो इस श्रृंखला में 3 अंकों की संख्या कितनी है, 201 है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कि 9 अंक में 1 अंक का उपयोग किया गया है, जबकि 90 संख्याओं में 2 अंक का उपयोग किया गया है, जबकि 201 संख्याओं में 3 अंकों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार टोटल आने वाली 9 एकम 9 को 90 को 2 से इंटू करेंगे 180 हो जाएगा, और 201 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 एकम 3, 0, 6 दोस्तों। अब इनका टोटल कर लेंगे, और जो टोटल आएगा वो देख लेंगे। 9, 10, 11, 12 का 2, 1 बच गया, 8 और 1 9 हो गया दोस्तों, 6 और 1 7। अर्थात इस प्रकार निकल कर आ रहा है दोस्तों कि 1 से 300 तक की गिनती लिखने में 792 अंकों का उपयोग किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक अगले टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला टाइप है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड गुणनखंडों से आशय है कि दी गई संख्या को इस प्रकार तोड़ना कि उसके बाद उस संख्या को किसी भी रूप में नहीं तोड़ा जा सकता दोस्तों। जैसे 60 के गुणनखंड करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 60, तो 60 में कितने गुणनखंड होंगे, तो 60 में गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। देखेंगे गुणनखंड निकालने का यह तरीका होता है दोस्तों। 30 बार जाएगा, 2 में 15 बार जाएगा दोस्तों, और 3 पंजे 15 होता है, तो 5 एकम 5 होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह इस प्रकार टूट चुका है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो दोस्तों यह इसके गुणनखंड होते हैं। चलिए दोस्तों गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंडों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोल्व करते हैं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन लेते हैं 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी दोस्तों। इसको भी उसी प्रकार सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों। 120 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे, जो 60 बार जाएगा दोस्तों। 60 में 2 का भाग देंगे, 30 बार जाएगा। 30 में 2 का भाग देंगे दोस्तों, 15 बार जाएगा। और फिर 3 का भाग 15 में 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा दोस्तों। अब देख रहे हैं कि कितने गुणनखंड हुए। 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 1 हो गई, और 5 की पावर 1 हो गई। तो दोस्तों इसमें आने वाले कुल गुणनखंडों की संख्या देखेंगे दोस्तों। इसमें देखते हैं जो भी संख्या पावर में होती है उसमें 1 जोड़कर सभी संख्याओं को गुणा कर दिया जाता है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाती है दोस्तों। जैसे 2 की पावर में 3 है, 3 में 1 जुड़ेगा दोस्तों, और गुणा 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जुड़ेगा, और 5 की पावर भी 1 है दोस्तों, तो इस 1 में भी 1 जुड़ जाएगा और आपस में गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया 4 × 2 तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8, 8 दूना 16। टोटल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 16 दोस्तों, क्योंकि
ये गुणनखंड देख लेंगे एक बार, 2 में देंगे 60 बार, 60 30 30 15 15 3 पंजे 15 होता है, 5 1 5, तो कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें 16 आ जाएगी दोस्तों। 30 यह इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों, कुल गुणनखंडों की संख्या 16 आ गई दोस्तों। इस क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तो विषम संख्या 3 और 5 है, तो इस 3 और 5 की संख्याओं को उसी प्रकार एक जोड़कर गुणा करेंगे तो आने वाले गुणनखंडों की संख्या विषम संख्या हो जाएगी, तो 2 × 2। तो दोस्तों विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है यहाँ। यदि सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले दोस्तों, तो कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे दोस्तों, तो सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का सोल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है 240 में, पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं और सोल्व करते हैं बड़ी ही आसानी से दोस्तों। 240 के पहले तो गुणनखंड निकालेंगे कितने होंगे, तो इसमें 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 0। 120 में 2 का भाग 60 बार जाएगा दोस्तों, 60 में 2 का भाग 30 बार जाएगा, और 30 में 2 का भाग 15 बार जाएगा दोस्तों, और 15 में फिर 3 का भाग 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का भाग दोस्तों 1 बार जाएगा दोस्तों। इस प्रकार एक 240 के गुणनखंड आ चुके हैं। तो 240 के गुणनखंड 2 की पावर 4 है दोस्तों, गुणा 3 की पावर 1 है दोस्तों, और 5 की पावर 1 है। चलिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह ही इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि 2 की पावर 4 है, कुल गुणनखंडों में कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ते जाते हैं और गुणा करते चलते हैं दोस्तों। 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया, 1 में 1 जोड़ा दोस्तों और 2 हो जाएगा, और फिर 5 की पावर में 1 है उसमें भी 1 जोड़ेंगे। तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्तों 5 × 2 × 2, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने पास आंसर आया है 20, जो कि 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या दी हुई है दोस्तों अब चलते हैं और विषम गुणनखंडों की संख्या दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इन गुणनखंडों में देखेंगे कि विषम संख्या कौन सी है। यहाँ विषम संख्या दोस्तों एक तो है 3 और एक है 5 दोस्तों। तो विषम के गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों केवल विषम का ही उपयोग करेंगे। विषम का उपयोग करने के लिए उसी प्रकार सोल्व करेंगे दोस्तों। 3 की पावर में है 1, उसमें 1 जोड़कर आगे की संख्या भी 5 की पावर में 1 है उसमें भी 1 जोड़कर आपस में गुना कर देंगे दोस्तों। तो यह 2 × 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 240 में विषम गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। अब बड़े ही आसानी से सम गुणनखंडों की संख्या भी बता सकते हैं दोस्तों। सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी कुल गुणनखंडों की संख्या में से विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे दोस्तों, तो सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अब इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला टाइप है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों अभी गुणनखंड के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब अभाज्य गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप अभाज्य जो भी बीच बीच में शब्दावली आ रहे हैं उनको आसानी से समझ पा रहे हैं, क्योंकि पिछली कक्षाओं में इन शब्दावलियों का बड़े ही आसान तरीके से या आसान भाषा में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि सम, प्राकृत, विषम, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण, पूर्णांक आदि का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो मैं चलते हैं आगे और देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड दोस्तों किसी संख्या को इस प्रकार तोड़ना कि उसको आगे किसी भी प्रकार से न तोड़ा जा सके, किसी भी प्रकार से तोड़ा न जा सके। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड से आशय सीधा यह है कि उस संख्या को इस प्रकार से तोड़ना कि उसको दोबारा किसी के गुणनखंड में नहीं तोड़ सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है 30 की पावर 26 है गुणा 25 की पावर 51 है गुणा 12 की पावर 23 है में गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 की पावर में 26 है, 25 की पावर में 51 है, 12 की पावर में 23 है। इस क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को भी सोल्व करना सीखते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ संख्या 30 दी हुई है, तो 30 को इस प्रकार से तोड़ना है दोस्तों कि उसको वापस नहीं तोड़ा जा सके।
दोस्तों तो 30 को देखेंगे 5 इंटू 6 में तोड़ सकते हैं, 5 इंटू 6 में तोड़ सकते हैं, लेकिन इस 6 को भी और तोड़ सकते हैं दोस्तों। जैसे तो देखिए दोस्तों इसको एक तो 5 में तोड़ लेंगे और यहाँ 6 आ रहा है, 6 पंजे 30 होता है, तो 6 को भी 2 गुना 3 में तोड़ लेंगे दोस्तों। अब इस संख्या को इसके अलावा किसी भी रूप में नहीं तोड़ सकते दोस्तों, इसलिए यहाँ 26 आ जाएगी पावर इंटू 5 25 आ रहा है, 25 को दोस्तों 5 का स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे और पावर में 51 रह जाएगी दोस्तों। 12 को किस प्रकार तोड़ेंगे कि उसको आगे किसी प्रकार से न तोड़ा जा सके दोस्तों, 3 इंटू 4 12 होता है, तो 3 लिख लेंगे और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ 4 होता है और 4 को 2 की पावर 2 में रूप में लिख लेंगे दोस्तों और इसके पूरे की पावर आ जाएगी दोस्तों 23। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ भी आगे 5 की पावर 26 आ जाएगी, 2 की पावर 26 आ जाएगी, 3 की पावर 26 आ जाएगी दोस्तों, 5 की पावर यह बाहर जाके गुना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 102 हो जाएगा। और दोस्तों 3 की पावर यहाँ 23 आ जाएगी और 2 की पावर यहाँ गुना होगी तो 46 आ जाएगी दोस्तों। अब इन सभी अभाज्य संख्याओं नीचे जो आ रही है बेस में वो सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और हम देख पा रहे हैं कि अभाज्य संख्या है। अब इन संख्याओं के पावर में जो संख्या होगी उनको जोड़ लेंगे दोस्तों, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 26, 3 बार 6 18, 1 बच गया, 3 दूना 6 78, ये तो हो गया 78, यहाँ हो जाएगा 102 और यहाँ बच रहा है 23 और 46 को भी जोड़ लेंगे, 6 3 9 69 होता है दोस्तों। तो इन सभी का ऊपर जो पावर में या घात में संख्या होती है उनको जोड़कर लिख देंगे, लिखने पर जो संख्या बचेगी वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी दोस्तों। चलिए इसका सम करते हैं। 8 और 2 10, 10 और 19, 19 का 9, 1 बचा, 7 और 6 13, 13 और 1 14 का 4, 1 बचा, 1 और 1 2। तो दोस्तों इस दिए गए क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 249 249 हो जाएगी, 249 होगी दोस्तों। इस प्रकार आने वाले अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं बता सकते हैं बड़ी आसानी से दोस्तों। आज की क्लास में अपन ने सीखा कि किस प्रकार आने वाले दाईं तरफ शून्य की संख्या क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखा, गुणनखंड के बारे में सीखा। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। दोस्तों यदि आपको मेरे मैथ का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निरंतर क्लासों में बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।